दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावने होने वाली है और बहुत ही सस्पेंसिव, तो इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मैं कह देता हूं, रोहन बावला मत बन। ये सब करके तुझे क्या मिलने वाला है? बेटा, मेरी बात सुन और रहने दे। पंडित केशवनाथ मिश्रा अपने बेटे रोहन मिश्रा को समझा रहे थे। देखिए पिताजी, अब हमको जाने दीजिए। हमने निर्णय कर लिया है, हमसे यह नौकरी नहीं हो पाएगी। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस देश की धरोहर को हम ऐसे ही किसी चोर उचक्कों के हाथ में जाने नहीं देंगे। अब देखते हैं लड़ाई आर्या पार। इतना कहकर रोहन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ बुलेट पर बैठा और धड़धड़ाती हुई बुलेट घर के अहाते से बाहर निकल गई। सुनती हो ओ मिश्राइन, क्या कहकर गया है आपका लाडला? पंडित केशवनाथ मिश्रा नाक पर गुस्सा लिए अपनी पत्नी से बोले। अब हम क्या बोले, खून तो आपका ही है। आप भी कम न थे। आपने भी अपने समय में कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। अब आपका लड़का समाजसेवी बना घूम रहा है। मैंने लड़ाइयां लड़ी इसलिए तो इसे मना कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं, ये सब ठीक नहीं। बात शेरपुर रियासत की थी, जो आज भारत के पूर्व में पूर्व राज्य के नाम से विख्यात है और उस राज्य में एक जनपद है विजयनगर। किसी समय में यहां के राजा विजय सिंह बघेल हुआ करते थे, पर आज उनके नाम पर सिर्फ एक किला रह गया है, जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता गया और वहां की ईंट तक लोगों ने न छोड़ी। ये किला राजा विजय सिंह के पिताजी ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था। जब विजय सिंह की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र इंग्लैंड में जाकर रहने लगे और फिर भारत आजाद हुआ। भ्रांतियां यह भी थी कि राजा उसी किले में मार गए थे, रियासत चले गए। बड़े बड़े किले सरकार की धरोहर बन गई, किंतु ये किला सरकार के अधीन होते हुए भी उनके किसी काम का न था, क्योंकि इस किले को देखने जैसा यहाँ के लोगों ने छोड़ा ही नहीं था। आसपास के लोग धीरे धीरे उस किले की जमीन को अपने अधीन करते गए। इस किले के अंदर से किसी के चींखने की आवाजें आज भी आती है। यहाँ के कई स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी उस किले में जाने पर। इस वजह से सरकार का ध्यान इधर बिल्कुल भी नहीं था। सरकार किसी भी तरफ उस धरोहर पर हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। वहां के स्थानीय लोग थे भी बहुत दबंग। पंडित केशवनाथ के पुरखे वहां के राजपुरोहित थे, इस वजह से केशवनाथ ने किले को बचाने के लिए सरकार से मदद लेनी चाहिए, किंतु वह हर बार हारते गए। वहां के दबंग लोगों से जीतना आसान काम न था, पर उनका लड़का रोहन मिश्रा ने वह काम कर दिखाया जो अब तक केशवनाथ न कर सके थे। रोहन मिश्रा ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था कि हमें अपने महाराजा विजय सिंह के किले को बचाने के लिए सरकार से फंड चाहिए और प्रशासन से सुरक्षा भी। रोहन की वकील दोस्त गार्गी दुबे ने कोर्ट में कमाल कर दिया। सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल के हिसाब से उसने कोर्ट के सामने जो दलीलें पेश की, उससे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने फंड देना मंजूर किया। आज सभी दोस्त लोग मिलकर उसी किले में एक पार्टी आयोजन किए थे। करीब 12 लोग होंगे उस पार्टी में। वकील गार्गी के अलावा उस जगह 2 और लड़कियां थीं और बाकी सभी लड़के थे। दोस्तों, तभी रोहन सभी को संबोधित करते हुए बोला, हमारी जीत का यह पहला कदम है। सरकार हमारे साथ है तो फिर क्या बात है, किंतु फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मामला यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ा है। यहाँ के ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ा है जिन्हें हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगले सोमवार से किले के आसपास से उन सारी जमीनों को वापस लिया जाएगा जिन पर लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। किंतु रोहन, अब हमारा क्या काम? हमें सरकार को जगाना था, जगा दिया। आरिफ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रोहन आरिफ की तरफ देखते हुए बोला। जज, पटवारी, दूसरे सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। काम तो सरकार करेगी, हम बस साथ में रहेंगे। केंद्र व राज्य की संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में ये सब काम होगा। हमारा काम था सरकार को बताना और हमने बता दिया। किंतु
सरकार अपना काम सही से कर रही है या नहीं ये देखना हमारा काम रहेगा। वाह, बहुत सही कहा तुमने रोहन। अब हम सही तरीके से अपने इस सामाजिक संस्था को जन जन की मदद करने के लिए आगे तक ले जाएंगे। शुक्रिया गार्गी। रोहन ताली बजाता हुआ बोला। गार्गी के लिए तालियां। यदि इसका दिमाग न चलता तो हम अभी भी लटके रह जाते। मेरे पास अभी भी एक सवाल है रोहन। तभी अनिल बोला। क्या हम लोगों के अंदर से इस अंधविश्वास को भी निकालें कि यहां कोई भूत प्रेत नहीं? लोगों का दिमाग 21वीं सदी में भी चुड़ैलों और आत्माओं पर अटका पड़ा है। अनिल बस करो, तुम्हें नहीं पता शायद किले की सच्चाई। तभी आरिफ बोला। यदि सच में नहीं डरते हो तो किले के अंदर अकेले जाकर दिखाओ। आज भी किले की दीवारें चीखती है। हां, और यदि चला गया तो? अनिल हंसी उड़ाते हुए बोला। अनिल, आरिफ चुप रहो तुम दोनों। रोहन उन्हें समझाते हुए बोला। मेरी बात मानते हो न तुम दोनों? दोनों ने हमें सिर हिलाया। तो ध्यान से सुनो, इस किले में आत्माएं हैं, भूत हैं। ये झूठ या अंधविश्वास नहीं है। सभी दोस्त चौंक पड़े। रोहन, तुम भी मानते हो? भाई, इस राज परिवार से मेरे परिवार का बहुत पुराना नाता था। मेरे घर पर आज भी राजा के लिखे हुए पत्र पड़े हैं जो हमारे घर के राजपुरोहित के नाम से है, और उस पत्र में भी भूतों और चुड़ैलों का जिक्र है। अब इसका क्या मतलब? कोई राजा अपने पुरोहित को ऐसे पत्र क्यों लिखेगा? वह क्यों की बात ही ऐसी रही होगी। पहले के जमाने में गुप्त बातों को पत्र में लिखकर बताया जाता था। यार, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है, अब घर चलें डॉट। ठीक है, हम कल मिलेंगे यही। किले की जमीन पर चहारदीवारी का काम बड़े ही तेजी से चलने लगा। किले की दीवारों, गुंबदों को मरम्मत किया जाने लगा। सरकार ने अपनी आधुनिकता का जामा पहनाते हुए किले को एक पर्यटक स्थल बनाने का काम करने लगी थी। इधर रोहन और उसके साथी बीच बीच में देख रेख भी करते रहते थे। किले को बाहर से सुंदर बना दिया गया और अब अंदर का काम शुरू हो गया था। ठक ठक डॉट, ठक ठक। रोहन के घर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। जब रोहन ने दरवाजा खोला तो सामने आरिफ खड़ा मिला। क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है भाई? सब गड़बड़ हो गया भाई, आरिफ हांफता हुआ बोला। किले के अंदर 4 मजदूरों की लाश मिली है और किले को लोगों ने घेर लिया है। पुलिस हाथ धरे बैठी है। कैसे, क्या हुआ उन्हें? भाई तुम चलो तो, वहां पर बहुत भीड़ है। रोहन आरिफ के साथ किले के लिए निकल गया। रोहन वहां पहुंचा तो जनसैलाब देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थी। पुलिस भीड़ को काबू में नहीं कर पा रही थी। आज पहली बार रोहन को इतना जनसैलाब दिखा था और उन सभी के मुंह पर एक ही बात थी, किले का काम बंद करो। भीड़ में बात करना ठीक नहीं था। रोहन का कहना था काम बंद नहीं होगा। वहां की भीड़ के जो नेता थे उनका कहना था यदि काम हुआ तो जनता एक एक को मार डालेगी। किले में खूंखार आत्माएं हैं और भूतों का वास है, इसलिए इस किले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सरकार का कहना था कि किले का काम तो होगा ही, बस यहाँ की जनता को मनाकर करना है और उसका कोई हल नहीं है उनके पास। लोकल नेता लोग बौखला गए थे कि आप लोगों को यहाँ के मजदूरों की नहीं पड़ी है, अब इस रोहन मिश्रा से ही कोई हल पूछो। रोहन ने सभी को बताया कि जिस दिन ये किला लोगों को देखने के लिए खोल दिया जाएगा उस दिन से यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और इतना सब कुछ पाने के लिए यदि 2-4 की जान भी चली गई तो वो शहीद कहलाएंगे। एक अधिकारी अपनी बात रखते हुए बोले, काम रोकना उचित नहीं होगा। हां तो आप दे दो जान साहब जी। एक आदमी भड़कते हुए बोला, बताओ क्या आप दोगे जान किले के अंदर? बोलिए बोलिए, कोई है जो शहीद का हलवाना पसंद करेगा? जी हां। अचानक रोहन खड़ा हो गया और बोला, मैं और मेरी टीम शहीद होने के लिए तैयार है।
रोहन की बात सुनकर बाकी लोग खुश हो गए और फिर जनता के नेता ने कहा, तो फिर कोई बात नहीं, कल से ही काम शुरू कर दो भाई। इधर रोहन के दोस्त रोहन को बोलने लगे, यार इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार तो हमसे भी पूछ लेते। अनिल रोहन से बोला, यार वो समय विचार विमर्श करने का नहीं था। भीड़ में से उनके मुखिया और सरकारी अधिकारियों को मनाना बहुत कठिन था। रोहन दोस्तों को समझाते हुए बोला कि तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं क्या? तभी आरिफ बोला, यार तुझ पर यकीन है पर हमें अपने घर के बागी नहीं है। मम्मी पापा को जवाब देते देते जान चली जाएगी। तो अब एक ही रास्ता है, या तो मेरा साथ दो या मत दो। रोहन अपना लक्ष्य देखते हुए बोला, तुम तो मेरे साथ आ भी सकते हो और नहीं भी तेरी नहीं आओगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर आओगे तो कम से कम मैं तुम्हें तो कुछ नहीं होने दूंगा। पर अब मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। अंदर चाहे जो कुछ भी हो पर मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, भले ही चाहे मेरी जान चली जाए। रोहन का समर्थन करती हुई गार्गी बोली, सुनो दोस्तों, मैं तो रोहन के साथ जाने वाली हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोहन का साथ देना चाहिए। फिर वह अपने खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहा है, यह एक नेक काम कर रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर हजारों लोगों को पेट भरेगा और सैकड़ों का रोजगार होगा। यह हमारे देश की विरासत है और इस विरासत को हम ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे। अब तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं, आरिफ बोला। पर अनिल ने जाने से मना कर दिया था। माता पिता के बहुत मना करने के बाद भी रोहन, गार्गी और आरिफ किले में रहकर काम करवाने को तैयार हो गए। केशवनाथ ने बहुत समझाया कि किले में सच में भूत है, पर रोहन ने कह दिया, यह भी एक देश सेवा है पिताजी। रात हो या दिन किले के अंदर गुप्त अंधेरा होता था। जहां पर काम हो रहा था वहां बिजली लगाई गई थी। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से जगह थे जहां पर घुसना मुमकिन नहीं था, किंतु रोहन, गार्गी और आरिफ अंदर बड़े ही मजे से घूम रहे थे। ई तभी गार्गी जोर से चीख पड़ी, क्या हुआ? मुझे किसने छुआ? रोहन, आरिफ? नहीं नहीं, दोनों ने मना किया। रोहन यहां से निकलते हैं। मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा था। गार्गी, बस कुछ देर और। वो देखो दीवारों पर कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग हुई है। हुन्नन्नन्नम का कौन है यहां? किले की दीवारें चीख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहती हों। तीनों ने सनसनाती हुई आवाज सुनी, तो तुम कौन हो? हा 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 हा, जोरदार अट्टहास हुआ। कौन है? तभी आरिफ भी चीख पड़ा, रोहन भागो यहां से, मुझे किसी ने छुआ। और फिर तीनों भागने लगे। धड़ाक। वो जिस बड़े से कमरे में थे उसमें कोई दरवाजा नहीं था, किंतु अचानक उनके सामने एक दीवार खड़ी महसूस हुई और तीनों दीवार से टकराकर गिर पड़े। सब हक्के बक्के थे कि आखिर ये दीवार कैसे और कहां से आई। रोहन। गार्गी हवा में उड़ने लगी। आरिफ। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, आखिर बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? धड़ाम। गार्गी हवा में लहराती ही जमीन पर गिरी। विजय सिंह, राजा विजय सिंह हूं मैं। 200 साल से भटक रहा हूं मैं इस किले में, मेरे परिवार की रूहें भटक रही हैं, इस किले में मेरी बेटी तड़प रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पुरोहित सोमनाथ पंडित। हा 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 हा। राजा विजय भयानक आवाज में हंसने लगे। रोहन उल्टा दीवार में लटकता नजर आया। उसकी आंखें फट गई थी, मसूड़ों से खून रिसने लगा, हाथ की अंगुलियों से खून टपकने लगा। धड़ाम। रोहन उसी पल नीचे गिरा। बचाओ बचाओ, मैं सोमनाथ नहीं, मुझे छोड़ दो। इधर आरिफ चिल्लाने लगा और गार्गी उस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल सके। दोनों एक ही जगह दुबक गए। गार्गी क्या करें? गार्गी के मुंह से कोई बोल न निकले, बल्कि उसे देखकर आरिफ की जान हलक में आ गई।
गार्गी, क्या हुआ तुम्हें? गार्गी की आंखें काली हो गई थी। उन आंखों से काला काजल बहकर गालों पर टपक रहा था। बाल बिखरे हुए थे। मुंह पागलों की तरह अजीबोगरीब स्थिति में खुली हुई थी। दांत के मसूड़ों से खून टपक रहे थे। 6 इंच लंबी जीभ बाहर निकली थी और जीभ से लार की जगह खून टपक रहे थे। गार्गी के दोनों हाथों के नाखून बुरी तरह बड़े हुए थे। गार्गी धीरे धीरे आरिफ की तरफ बढ़ी और फिर अचानक में झपट्टा मारकर उसके सीने पर चढ़ गई। गार्गी, ये क्या कर रही हो तुम दोस्त? आरिफ उसके आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले गार्गी ने अपने लंबे नाखून उसकी छाती में दबा दिए और आरिफ किसी फटे हुए बांस की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गार्गी किसी बच्चे की तरह तोतली जुबान में धीरे धीरे बोली, मैं रोहिणी हूं। रोहिणी है मेरा नाम, राजा विजय सिंह की पुत्री राजकुमारी रोहिणी हूं मैं, सुल्तान। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुल्तान नहीं, मैं आरिफ 11_M। हा, तुम सुल्तान हो। तुम्हारी वजह से मैं आज तक पिताश्री को नहीं बता पाई कि सोमनाथ निर्दोष वीसी पांचन का कौन सोमनाथ? तड़ाक! आरिफ के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। आरिफ चिल्लाने लगा। इधर राजा विजय सिंह रोहन को बुरी तरह जकड़ रखे थे। तुमने धोखा दिया सोमनाथ, एक पुरोहित होकर साजिश की मेरे परिवार के खिलाफ। मैं नहीं जानता राजा साहब, मैं तो रोहन हूं। रोहन? बस इतना पता है, मेरे पूर्वज आपके राजपुरोहित थे। हा, तुम सोमनाथ हो। सोमनाथ! पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगी और आंधी की तरह पूरे कमरे में हवा चलने लगी। धूल और मिट्टी के कण हवा में लहराने लगे। आरिफ और रोहन की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उन दोनों को दिखना बंद हो गया और अगले ही पल हवा रुक गया। दोनों की आंखें खुली तो सामने राजा विजय सिंह अपनी बेटी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वही सेनापति सुल्तान और महामंत्री चक्रदत्त भी थे। सामने बैठे थे राजपुरोहित पंडित सोमनाथ। राजा विजय सिंह बोले, ऐसी भी क्या जल्दी थी महामंत्री जो गुप्त सभा बुलाई और राजकुमारी की उपस्थिति भी? हुजूर, बात ही कुछ ऐसी थी। सेनापति सुल्तान से हेमकर बोला, तो बताओ आखिर बात क्या है? राजा जी चिंतित होकर बोले, महाराज, यदि आप राजकुमारी जी से ही पूछ लें तो बेहतर होगा। महामंत्री बोले, महामंत्री पहेलियां न बुझाओ, बात क्या है? राजकुमारी आप स्वयं बताए, ये बात नहीं तो महाराज हमारे मुंह से यदि बात सुनेंगे तो बहुत बुरा मान जाएंगे। हम समझे नहीं महामंत्री चक्रदत्त। राजकुमारी रोहिणी बोली, राजकुमारी, हम पंडित सोमनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार राजकुमारी रोहिणी चौंक गई और सोमनाथ की तरफ इशारे करते हुए अपने सिर को झुका लिया। बात क्या है बेटी रोहिणी? राजा विजय सिंह कड़क आवाज में बोले। महामंत्री और सेनापति क्या बोल रहे हैं? महाराज, मैं बताता हूं। पंडित सोमनाथ खड़े हो गए और अपना सिर झुकाकर बोले, हमसे एक पाप हो गया हूं महाराज। किस तरह का पाप? राजा गुस्साते हुए बोले, क्या यह बात आपकी और रोहिणी से संबंधित है सोमनाथ? सोमनाथ चुप रहे। सोमनाथ! राजा गरजते हुए बोले, राजा जी हमें माफ करें। फिर राजा चिल्लाते हुए अपनी म्यान से तलवार निकाले और फिर फचाक! तलवार ने एक झटके में अपना काम कर दिया था। पंडित सोमनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। पिताश्री! राजकुमारी चींकी। खचाक खचाक! सेनापति और महामंत्री ने अपनी तलवारों से वार किया और राजा विजय सिंह की छाती में घुसेड़ दिया। कायर! नमकहराम! गद्दारी किया तुमने। पिताश्री! रोहिणी चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। कुटिल मुस्कान लिए सेनापति और महामंत्री खड़े हुए। राजकुमारी रोहिणी को उसी कमरे में कैद कर दिया और हर तरफ ये अफवाह फैला दी कि सोमनाथ ने राजा को मार दिया, तो बदले की आग में राजकुमारी ने सोमनाथ को मार दिया और खुद भी तलवार मार ली।
फिर एक और बवंडर चला कमरे में, और सब कुछ पहले जैसा 2 राजकुमारी ने आरिफ को जकड़ रखा था और राजा ने रोहन _M। पिताश्री, अब आप भरोसा कीजिए, इसमें सोमानाथ का कोई दोष नहीं था। दोष था तो सिर्फ सुल्तान का और महामंत्री चक्रदत्त का। तभी कमरे में केशवनाथ आते हैं और अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। रोहन, आरिफ गार्गी, निकलो जल्दी यहां से, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, ठीक वैसे ही न महामंत्री जैसे तुमने पहले संभाला था। हा 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 हा। राजा विजय सिंह, सोमनाथ उर्फ रोहन और रोहिणी उर्फ गार्गी ठहाके लगाने लगे। पिताजी, आपने मुझे राजा के हाथों मरवाया, राजा को आपने मार दिया तो रोहिणी को जिंदा क्यों छोड़ दिया, उसे तड़प तड़प कर मरने को। हा 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 हा। रोहन, तू मेरा बेटा 11_M, अब निकल यहां से, मैं सब संभाल लूंगा। पिछले जन्म में क्या हुआ था सब भूल जा। कैसे भूल जाऊं पिताजी की 200 साल से रोहिणी की आत्मा यहां चींख चींख कर रो रही है। आपको सब पता था फिर भी ऐसा किया। तभी रोहन को एक झटका लगा, उसके शरीर को राजा विजय सिंह छोड़ चुके थे और आरिफ के शरीर में घुस गए। उसके बाद वो केशवनाथ पर टूट पड़े। रोहिणी गार्गी को छोड़ चुकी थी। रोहन अपने आंखों के सामने आरिफ और अपने पिता का खूनी खेल देखता रहा। आरिफ के अंदर राजा विजय की आत्मा ने केशवनाथ को मार डाला और खुद राजा ने आरिफ को मार डाला। गार्गी और रोहन बाहर निकलने लगे, तभी एक आवाज गूंजी, बहुत ही प्यारी आवाज थी और वो आवाज थी राजकुमारी रोहिणी की। मेरे सोमनाथ, अब इस किले से मेरे चींखने और रोने की आवाज नहीं आएगी। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोहन मायूस कमरे में गूंजती आवाज की तरफ देखता है और कहता है, अलविदा राजकुमारी रोहिणी। उस दिन के बाद किले से आवाज आनी बंद हो गई। कैसी लगी आपको यह हॉरर स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।